समय को चोल कला के स्वर्णकाल कहा जाता है, जिसमें वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी। अब चोल वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है और चोल वंश के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक चोल और मध्यकालीन चोल। लेकिन प्रारंभिक चोल के हमारे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं मिलते हैं जो संगम युग था, जिसमें 300 बीसी से 850 बीसी का समय, यानी जहां तमिलनाडु में संगम कवियों के द्वारा जो संगम लिटरेचर लिखा गया था, उसी लिटरेचर से हमें प्रारंभिक चोल शासकों की जानकारी मिलती है। और उसी लिटरेचर से हमें पता चलता है कि प्रारंभिक चोल शासकों के द्वारा भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और उन चोल शासकों में करेलन, नलान, किल्ली और परांतर तीन शासकों के नाम मुख्य हैं। इन्होंने जो पहले शासक थे करेलन, इन्होंने कावेरी नदी के ऊपर बांध बनाया था। तो ये जो एविडेंस है ये भी उनकी कला का ही नमूना है। हमें कहाँ मिल रहे हैं? ये संगम साहित्य में मिल रहे हैं। तो प्रारंभिक चोलों के बारे में भले ही हमें डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने भी कई कलात्मक जो स्थापत्य का निर्माण किया था और उन शासकों ने द्रविड़ शैली का अनुकरण किया था। तो स्थापत्य की तीन शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरी कौन सी? बेसर शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में अपनाई गई, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में अपनाई गई और बेसर शैली जो दोनों का मिश्रित रूप था, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक उन क्षेत्रों में अपनाई गई थी। तो उसी में जो चोल शासक थे प्रारंभिक चोल, उन्होंने कौन सी शैली को अपनाया था? उन्होंने द्रविड़ शैली को, स्थापत्य की द्रविड़ शैली को अपनाया था। और उनमें ईंटों की जगह मंदिरों में किसका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कल हमने मौर्य कला के बारे में पढ़ा था, तो मौर्य काल से ही क्या है? पत्थरों का प्रयोग शुरू हो चुका था। तो पत्थरों के प्रयोग किया और इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया कि जिनको क्या है, जिनका अनुकरण दूसरे देशों, पड़ोसी राज्यों और देशों के द्वारा भी
और इस मंदिर का निर्माण करने वाले कौन थे? अनंत प्रथम थे। इसके बाद राजा राजा प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक, जिन्हें चोल कला का संरक्षक भी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाया गया था मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है, जो चोल वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये मंदिर अपने विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो इस मंदिर में राजराजेश्वर, इसके अलावा जो दूसरा मंदिर है, इनका जो पहला तो बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया, इसके अलावा राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण, और उसमें भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। तो मंदिरों में मूर्तियां और मूर्तियों के साथ भित्ति चित्रों का प्रयोग भी किया गया है। भित्ति चित्र में उनकी दीवारों पर चित्रों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नटराज यानी शिव की मूर्ति प्रतिमा, नटराज, पार्वती, विष्णु की कांस्य प्रतिमाएं भी इनके काल में बनवाई गई थी। और मंदिरों में गोपुरम को ऊंचा और अलंकृत करवाया गया। गोपुरम मीन्स मंदिरों का प्रवेश द्वार। जो द्रविड़ शैली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है बड़े बड़े और अलंकृत गोपुरम, यानी मंदिरों के प्रवेश द्वार कैसे होते थे? बहुत ही विशाल हुआ करते थे। तो ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, निर्माण करता कौन?
परिसर में किसका निर्माण करवाया है? जलाशय और कुंड का भी निर्माण करवाया, क्योंकि ये मंदिर सब किस शैली के हैं? द्रविड़ शैली के हैं। और दक्षिण पूर्व में एशिया में भी उन्होंने अपनी कला का प्रचार किया। तो ये बंगाई कोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर में ये मंदिर भी किसको समर्पित है? भगवान शिव को ही समर्पित है। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने कब करवाया है? 1025 ईस्वी में करवाया है। अब ये जो नाम है बंगाई कोंडा चोलपुरम, इसका मतलब है गंगा को जीतने वाला चोलों का नगर। इसका मतलब राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? उत्तरी भारत में विजय। ये कौन सा राजवंश है? दक्षिण भारत का। तो इन्होंने क्या किया? उत्तर भारत में विजय हासिल की और उसी खुशी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये शहर जो था लगभग 250 वर्षों तक चोल साम्राज्य की राजधानी रहा और इसका जो शिखर है वो लगभग 55 मीटर ऊंचा है। यानी बृहदेश्वर मंदिर से थोड़ा सा क्या है? छोटा है। और ये मंदिर तंजावुर मंदिर से छोटा, तंजावुर यानी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो राजा के द्वारा बनाया गया था। इसका आकार थोड़ा सा घुमावदार है जो इसे विशेष बनाता है। इसके बाद इस मंदिर की दीवारों पर ये समर्पित तो किसको है? भगवान शिव को। लेकिन चोल काल के समय मूर्ति कला का भी डेवलपमेंट हुआ था। तो किन देवों की मूर्ति बनी? भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी इस मंदिर में उकेरी गई है। और विशेष रूप से शिव की जो नटराज मुद्रा वाली मूर्ति है वो भी इस मंदिर में दिखाई देती है। और सरस्वती और शिव के द्वारा अपने भक्तों को माला पहनाने के दृश्य भी इस मंदिर में उकेरे गए हैं, यानी वो मूर्तियां भी वहां स्थापित की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है राजाधिराज प्रथम और जिसे राजेंद्र द्वितीय। इनके काल में कोई नवीन मंदिरों का निर्माण ज्यादा तो नहीं हुआ विशेषता, लेकिन इन्होंने मंदिरों को संरक्षण यानी पहले वाले मंदिरों को क्या किया? उनका प्रोटेक्शन किया। और कांस्य प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा बनाना ये भी इस काल की मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता है। और इन्होंने क्या किया था? उस परंपरा को जीवित रखा, यानी इस काल में भी कांस्य की कई मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। फिर वीर राजेंद्र अगले शासक, जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी जो मंदिर पहले बने हुए हैं उनको फिर से जीर्णोद्धार करवाया। और कला और संगीत दोनों में इस काल में काफी प्रोग्रेस हुई थी। फिर कुलोत्तु प्रथम, जिन्होंने वास्तुकला में नवाचार मीन्स कुछ नया प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने चित्रकला और मंदिर निर्माण शैली दोनों को नया रूप दिया। अब तक जो मंदिर बन रहे थे वो कौन सी शैली के थे? द्रविड़ शैली। लेकिन इन्होंने द्रविड़, नागर और बेसर तीनों शैलियों में क्या किया है? समन्वय किया है तीनों को। और चोल मंदिरों को बहुत अधिक सजावट उनमें की गई है। अब इन्होंने नागर शैली तीनों का समन्वय किया। तो नागर शैली कहाँ की? उत्तर। फिर दूसरी शैली द्रविड़ शैली कहाँ की? दक्षिण। और तीसरी शैली कौन सी है? बेसर शैली। तो तीनों में ही क्या है? एक में नागर शैली में शिखर क्या होता है? ऊपर से गोलाकार। जबकि द्रविड़ शैली में क्या है? गोपुरम अभी बताया आपको। फिर बड़े बड़े विमान या शिखर और मंदिर परिसर में किसका निर्माण? जलाशयों का निर्माण। नागर शैली का जो विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है वो कोणार्क मंदिर है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। द्रविड़ शैली के मंदिर हम पढ़ ही रहे हैं। पहला कौन सा पढ़ा अभी? जो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। सबसे पहला तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, और दूसरा मंदिर कौन सा है? गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, जो किसके द्वारा बनाया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और बेसर शैली का मंदिर का एग्जाम्पल है विरूपाक्ष मंदिर, जो कहां पर है? कर्नाटक। और बेसर शैली जो दोनों का ही क्या है? मिश्रण है। अब ये मंदिर जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। अभी हमने कौन सा मंदिर देखा था पहले? बृहदेश्वर मंदिर। उनमें तो विमान क्या था? उनमें विमान बनाए गए थे, ऊपर से शिखर। लेकिन इनके शिखर ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं? थोड़े से गोलाकार हो जाते हैं, जबकि उनके शिखर ऊपर से कैसे थे? पिरामिड जैसे, नुकीले थे। और यहाँ पर इनकी आकृति कैसी हो रही है? थोड़ी सी गोलाकार हो रही है। तो ये किस शैली का मंदिर हुआ? उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। नागर शैली का। द्रविड़ शैली का हम देख ही चुके हैं।
पहला तो नागर शैली जो ऊपर से क्या हो रही है, जिसमें गोलाई जा रही है। दूसरा मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर जिसमें सीधे शिखर और पिरामिड नुमा बड़े बड़े विमान है बड़े, और उनमें क्या है गोपुरम है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक में है, दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इसमें गोपुरम, मंडप और मंदिर की आधार संरचना कौन सी शैली की है, द्रविड़ शैली की है। जबकि उसमें जो बहुत अधिक अलंकरण का काम किया गया है, सजावट की गई है, बेल, फूल, पत्तियां ये बनाई गई है, और कुछ छतरियां हैं जो किस शैली की है, नागर शैली। क्योंकि ये दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए हम किसमें लेंगे इसको, किसमें लिया जाएगा इसे, बेसर शैली में। देखो ये पिरामिड नुमा भी है, लेकिन ऊपर जाके यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी सी आकार कैसा हो रहा है, इसका गोल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों का ही मिश्रित रूप है। उसके बाद राजा विक्रम चोल जिन्होंने मंदिरों में नक्काशी को करवाया था और स्थापत्य कला को बढ़ाया। और दूसरी चीज इन्होंने शिलालेख लिखे, मंदिर परिसर में ही शिलालेख लिखने की परंपरा को भी बढ़ाया था। फिर कुलोत्तुंग द्वितीय और राज राजा द्वितीय, इस काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल कला की प्रोग्रेस होती रही। बाद में कुलोत्तुंग तृतीय के बाद चोल कला की वास्तुकला में गिरावट शुरू हो गई, मंदिर निर्माण की कला भी थोड़ी सी क्या हो गई, धीमी पड़ गई। और उसके बाद पांड्य वंश का प्रभाव चोल कला के ऊपर पड़ने लगा था। अब ये जो चोल कालीन विभिन्न शासक हुए, क्रमानुसार हमने सभी शासकों के बारे में और इन्होंने किस तरह से स्थापत्य और मूर्ति कला की प्रोग्रेस की थी। तो अब जो कॉमन विशेषताएं हैं सभी चोल शासकों द्वारा, जिन चोल स्थापत्य कला और मूर्ति कला का डेवलपमेंट किया गया और चित्रकला का विकास किया गया, उसकी कॉमन विशेषताओं में सबसे पहली चीज तो क्या सामने आती है कि मंदिर कौन सी शैली के बने हुए हैं, द्रविड़ शैली के बने हुए हैं, यानी बड़े बड़े गोपुरम हैं और पिरामिड नुमा विमान है। उसके बाद इनमें किसका प्रयोग किया गया है, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। विस्तृत मंडप और सभा मंडप बनाए गए हैं। मंडप का मीन्स मंडप और सभा मंडप, सभागृह जहाँ पर लोग क्या कर हो सकते हैं, इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं। फिर इनमें सरोवर और जलाशय का निर्माण किया गया है, शिलालेख बनाए हैं और नक्काशी का काम भी किया गया है। ये सभी राजाओं द्वारा जो क्रमानुसार जिस तरह से मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ, तो ये कॉमन विशेषताएं किसकी हुई, मंदिर स्थापत्य कला की। और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल पहला मंदिर कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा बनाया गया। और तीसरा मंदिर प्रमुख मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि दारासुरम में बना है और ये अपनी उन्नत नक्काशी और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीसरा मंदिर, ये कौन सा मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर। इस चोल काल के ये तीनों मंदिर ही यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। इस मंदिर का सबसे फेमस इसका होने का कारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसमें म्यूजिक निकलने लगता है। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि सीढ़ियों पे चढ़ते ही ऑटोमेटिक इसमें से म्यूजिक निकलने लगता है। कुछ विशेषता है, इसी कारण तो इसको किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। स्थिति कहाँ है इसकी भी, तमिलनाडु में ही। तो और किस जगह पर स्थित है, दारासुरम। तो हिंदू मंदिर है, ये भी शिव को समर्पित है, यानी तीनों ही मंदिर किसको समर्पित हुए, शिव को। जो यूनेस्को में शामिल है। ये 12वीं शताब्दी में बना है और राज राजा चोल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। द्रविड़ वास्तुकला तो है इनकी मंदिरों की कॉमन विशेषता, जो हमने मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं वो सभी विशेषताएं तो इसमें है, लेकिन इसकी सबसे अलग बात क्या है, इसकी संगीत वाली सीढ़ियां, जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो पहला स्थापत्य कला के क्षेत्र में मंदिर निर्माण में इन्होंने योगदान
शिव को शिव के साथ शिव परिवार भी, उनकी विष्णु, उनकी पत्नी कौन, लक्ष्मी, और नैना और आलवार संघ, नैना और आलवार संघों की भी मूर्तियां बनी है। नैना की और विष्णु और शिव के भक्त जो है, तो इन संतों की भी मूर्तियां बनाकर लगाई गई है। अभी हमने पढ़ा बृहदेश्वर मंदिर में राजा की भी मूर्तियां लगाई गई है, तो उस काल की मूर्ति कला, इसमें ये देखो एक अच्छा एग्जाम्पल है, कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा और अपने वाहन गरुड़ के साथ है। ये मूर्ति 11वीं-12वीं शताब्दी के समय की है, जो कहाँ की है, तमिलनाडु की है। फिर जो दूसरी प्रमुख मूर्ति सांस्कृतिक कला का जिसे प्रतीक, चोल कला का प्रतीक सिंबल माना जाता है, वो कौन सी मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है। फिर मूर्ति कला में काशी की महादेवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां विशेष रूप से किसकी बनी हुई है, काशी की बनी हुई है। ये महादेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास की मूर्ति है। अब 10वीं शताब्दी के आसपास ही थोड़ा सा उनकी धार्मिक जो अवधारणा है उसमें चेंज हुआ। जो देवी देवता या जो मान राजा होते, तो उनकी मूर्तियों को क्या किया जाता, कभी भी कोई उत्सव या त्योहार मनाया जाता तो उन मूर्तियों को कहाँ लाया जाता, पब्लिक प्लेस पे लाया जाता। तो उन मूर्तियों को बड़े बड़े डंडों पे लटका के लाया जाता। तो उन मूर्तियों में छेद बनाए गए थे, जिसमें डंडे अंदर डालकर क्या किया जाए, उसमें लटका करके उन्हें पब्लिक प्लेस पे लाया जाए कि धार्मिक उत्सवों और त्योहारों पर भगवान को भी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। जब इस अवधारणा का उदय हुआ तो दैनिक अनुष्ठान जितने भी होते, आज भी हम देखते हुए हैं, जैसे गौगोर आदि तो गौगोर की सवारी निकाली जाती है। अलग अलग भगवान की लोग अलग अलग त्योहारों पर अपने अपने देवी देवता की मूर्ति की क्या की जाती है, जुलूस निकाला जाता है ना। तो उसी तरह इस समय में क्या हुआ, जो मूर्तियां हैं उनमें बड़े बड़े छेद पाए गए। इसका मतलब उनके बीच में डंडे लगाकर उनको पब्लिक प्लेस पे लाया जाता था। तो मंदिरों में उत्सव लेने के लिए, मंदिरों से बाहर आने के लिए ये जो मूर्तियां बनी थी, वो किसकी बनी हुई थी, सभी मूर्तियां कांसे की मूर्तियां। इन मूर्तियों के आधार पर गोल छेद है, जो किसके लिए है, डंडे फंसाने के लिए है। और इन मूर्ति कला की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहले तो ये किसकी बनी हुई है, कांसे की विशेषताएं। तो मूर्ति कला सबसे पहले तो मूर्तियां कांसे की बनाई गई, कौन सी विधि के द्वारा, लॉफ्ट वेस्ट तकनीक का मतलब ही क्या है, उसको पिघला करके सांचों में उसे भरा जाता है और फिर मूर्तियां निकाली जाती है। फिर ये मूर्तियां यथार्थवादी है, यानी उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी रचना को ऐसा देखकर लगता है कि मूर्तियां बिल्कुल जीवंत है। उनके हाव भाव स्पष्ट रूप से उन मूर्तियों में दिखाई देते हैं। और फिर मूर्तियों में भक्ति और आध्यात्मिकता की भी हमें झलक मिलती है। शिल्पकला बहुत ही बारीकी से इनका काम किया गया है। मंदिर में ये मूर्तियां निकाल के पब्लिक प्लेस में लाई जाती, तो मूर्तियों को बहुत अच्छा सजावट करके उन्हें आभूषण भी पहनाए जाते थे। तो मूर्तियों में आभूषण पहनाना, उनके
चित्रकारी की गई है। इसका मतलब जो राजा राज प्रथम जिनके काल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना, राजेंद्र प्रथम गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर बना, इस काल का चोल काल का स्वर्णिम चोल कला का स्वर्णिम कहा जाता है। और इस प्रकार बृहदेश्वर मंदिर और इसके साथ ही गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर